डोडो टीवी। आधी रात हो चुकी थी। सड़क पर एक जगह कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उस सड़क से आने जाने वाले लोग भी रुककर उस भीड़ की तरफ जाने लगे थे। तभी एक एम्बुलेंस वहां आई। सारे लोग अपनी जगह से हट गए। 2 आदमी स्ट्रेचर के साथ एम्बुलेंस से नीचे उतरे। उन्हें सामने एक लाश दिखी जो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो सफेद कपड़ा खून से आधा लाल हो चुका था और धीरे धीरे बहते खून की धार से और लाल होता जा रहा था। फिर वो 2 आदमी उस लाश को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकित अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अंकित लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं। वैसे तो उनकी ड्यूटी रात की ही है, लेकिन केस ना आने के कारण वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक वार्ड बॉय संजय उनके केबिन में आया। संजय कुछ डरा हुआ लग रहा था। वो अंकित को एक पेपर देते हुए बोला, सर, मुर्दा घर में एक डेड बॉडी आई है, उसका पोस्टमार्टम करना है। ये उसके डिटेल्स हैं। यार संजय, जब भी मैं घर जाने वाला होता हूँ तभी ये केसेस क्यों आ जाते हैं? कभी कभी तो मुझे ये काम बोझ लगने लगता है। खैर, अब काम आ गया है तो करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। सर, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप विकास को अपने साथ ले जाइए। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है विकास भी अपने घर जा चुका होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले ही कर लूंगा। अंकित मुर्दा घर में जाने लगा। तभी संजय ने उसे रोका। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर, वैसे तो मैं बहुत सालों से मुर्दों को देखता आया हूँ, लेकिन आज जो मुर्दा आया है वो कुछ अजीब है। जब मैं उसे पोस्टमार्टम रूम में ले जा रहा था तो मैंने उसकी सांसों की आवाज सुनी, मानो वो सांस ले रहा हो। मुझे लगता है कि वो किसी आम इंसान की लाश नहीं है। आप संभाल के रहिएगा। अंकित संजय की बात सुनकर हंस पड़ा। संजय, तुम ये कहना चाहते हो कि वो कोई मुर्दा नहीं बल्कि भूत है? अरे यार देखो, ये सब तुम्हारा वहम होगा। हमारे काम में अक्सर ऐसा होता है। संजय को अंकित की बात से तसल्ली हो गई और वो अपने घर चला गया। फिर अंकित मुर्दा घर में गया। वहां हर तरफ स्ट्रेचर पर लाशें थी। तभी अंकित की नजर उस लाश पर गई। उस लाश के ऊपर लाइट जल रही थी। अंकित उसके पास गया। उसने जैसे ही खून से लथपथ उस कपड़े को लाश में से हटाया, उस लाश को देखकर अंकित दंग रह गया। एक पल के लिए वो डर के मारे पीछे हट गया। वो एक लड़की की लाश थी। उसका सर उसके शरीर से उल्टी तरफ घुमा हुआ था। चेहरे पर चोट के इतने निशान थे कि कोई उसकी शक्ल पहचान ना सके। हाथ और पैर मुड़े हुए और अकड़े हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह खुली हुई, मानो वो ऊपर की तरफ किसी को घूरे जा रही हो। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अंकित ने किसी तरह अपने डर पर काबू किया और उस लाश की तरफ वापस आ गया। उसने नाइफ उठाई और जैसे ही वो उस लाश का पोस्टमार्टम करने लगा, तभी उसे कुछ कड़कड़ की आवाज आई, मानो किसी की हड्डियां कड़कड़ा रही हो। अंकित की नजर लाश के हाथ पर गई। उस लाश का मुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे सीधा होने लगा। अंकित तुरंत वहां से पीछे हट गया। उसने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई भ्रम। फिर अचानक उस लाश का अकड़ा हुआ शरीर सीधा होने लगा। उसकी हड्डियों की कड़कड़ाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसका उल्टा शरीर धीरे धीरे पूरी तरह सीधा हो गया। उस वक्त वो लड़की किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वो उठकर बैठ गई और अंकित को देखकर हंसने लगी। डर के मारे अंकित का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। अंकित अपनी पूरी तेजी के साथ बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहां से भागने लगा। वो लड़की भी अपने दोनों हाथ पैर के बल दौड़ती हुई किसी भेड़िए की तरह अंकित का शिकार करने उसके पीछे भागी, लेकिन अंकित उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उसने अंकित पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपने धारदार दांत बाहर निकाले और अंकित की गर्दन पर पीछे घुसा दिया। अंकित दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। उसका खून
पूरे कॉरिडोर में पानी की तरह बह रहा था। इतने में एक डॉक्टर के साथ 2 गार्ड्स वहां आए। उन्होंने उस लड़की को दोनों हाथ से पकड़कर अंकित से दूर कर दिया। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने के लिए मशक्कत करने लगी। इतने में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन निकाला और उस लड़की को लगा दिया। वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अंकित जिंदा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। सुबह अंकित को होश आया। उसके गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बेड से उठकर डॉक्टर के केबिन में गया। राजीव, अब वो लड़की कहाँ है? अंकित, तुम उठ क्यों गए? देखो, तुम्हारा घाव अभी बहुत गहरा है, तुम जाकर आराम करो। राजीव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ये बताओ कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है? अंकित, हमने उस लड़की को आईसीयू में रखा है। वो होश में आने के बाद बार बार भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने उसके हाथ पैर बेड पर रस्सियों से बांध दिए हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हैरत तो इस बात की है कि वो अभी भी जिंदा है। राजीव, उसे इसी वक्त मार डालो, क्योंकि वो कोई पेशेंट नहीं है, वो एक मुर्दा है जो अब जिंदा हो गई है। वो एक चुड़ैल है, उसे खत्म कर दो। अंकित, तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अरे, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। न जाने कौन बेवकूफ उसे लाश समझकर मुर्दा घर में ले गया था। राजीव ने अंकित की बातों पर यकीन नहीं किया। अंकित वहां से चला गया। तभी संजय अंकित के पास आया। सर, मैं जानता हूं कि यहाँ कोई भी आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक चुड़ैल ही है। लेकिन संजय, अब हम क्या करें? अगर वो चुड़ैल यहाँ रही तो वो और लोगों की भी जान ले सकती है। हमें उसे खत्म करना ही होगा। सर, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। अगर हम रात के समय उन्हें यहाँ बुलाएं तो वो उस चुड़ैल को जरूर खत्म कर सकते हैं। ठीक है संजय, रात में सभी लोगों के जाने के बाद तुम उस बाबा को यहाँ ले आओ। संजय वहां से चला गया। आधी रात हो गई। संजय और अंकित तांत्रिक बाबा के साथ उस लड़की के कमरे में थे। वो लड़की बेहोश थी। उसके हाथ और पैर बेड के चारों कोनों के साथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये लड़की कोई शैतान नहीं है, बल्कि शैतान इसके अंदर है। इसका शरीर एक शैतानी आत्मा के कब्जे में है। उस शैतान ने इसे मार डाला है, लेकिन इसके शरीर को उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। जल्दी करो, जल्दी इसकी रस्सियां कसकर बांध दो। अंकित ने चारों तरफ घूमकर रस्सी को और अच्छे से कस दिया। फिर तांत्रिक ने एक तावीज निकाली और अपनी मुट्ठी में दबाकर अपना हाथ उस लड़की की तरफ आगे करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इतने में राजीव वहां आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? अंकित, ये क्या पागलपन है? तुम इन अंधविश्वास के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये एक मेंटल केस है। ये लड़की पागल है। हम इसकी हालत ठीक होने के बाद इसे पागल खाने भेजने वाले हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजीव ने ये बात बोली ही थी कि तभी तांत्रिक ने वो तावीज उस लड़की के माथे पर रख दिया। उस लड़की पर तो जैसे तुरंत शैतान हावी हो गया। वो जोर जोर से चीख पड़ी और अपनी रस्सियों को तोड़ते हुए हवा में ऊपर तक उठ गई। उसे देखकर राजीव की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तांत्रिक भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी कमंडल से भभूत निकालकर उस आत्मा पर छिड़का। वो आत्मा एकदम से शांत हो गई। तभी अचानक वो उठकर तांत्रिक पर झपट पड़ी और अपने हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। डर के मारे उन तीनों की हालत खराब हो गई। वो भागने की कोशिश करते इससे पहले ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक कमरे की लाइट चली गई। संजय ने जल्दी अपनी जेब से अपना फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। वो रोशनी को चारों तरफ घुमाकर आत्मा को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फिर ऊपर से खून की एक बूंद संजय के चेहरे पर गिरी। संजय ने फ्लैश ऊपर किया। वो आत्मा ऊपर छत से लटकी हुई थी। उसने ऊपर से संजय पर हमला कर दिया। उसके बाद पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और इन तीनों की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उस शैतानी आत्मा ने तीनों का काम तमाम कर दिया और वहां से गायब हो गई। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम कहीं जाना मत।
वहीं रहना, बस 10 मिनट में पहुंच गया मैं। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? कान में डाली हो क्या चाबी? अब कैसे जाएं? लीजिए, ये रही चाबी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मयंक बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर चला जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये आदमी मरा कैसे। ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई क्लू नजर आ रहा है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर जाकर कुछ पता करते हैं। इधर दरोगा और हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता को मयंक की मौत की जानकारी देते हैं। मैडम, आपको किसी पर कोई शक? आखिरी बार कुछ बताया आपके पति ने? मुझे नहीं पता, किसी का फोन आया और फिर वो चले गए। बोला आकर बताएंगे और फिर ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। साहूपुर गांव में हुई ये घटना एक्सीडेंट थी, कोई साजिश या कुछ और, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। पुलिस अपनी जांच में लगी थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। मयंक की मौत के पीछे की कहानी अभी कोई नहीं जानता था और वो सब इस बात से भी अनजान थे कि ये सिर्फ शुरुआत है और आहट है उसके आने की। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से लड़के की आवाज आती है। मैं वो जिसके सपने तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुम्हारे दिल की तन्हाई और तुम्हारी रातों के अकेलेपन को दूर कर सकती हूँ। मुझसे मिलना चाहते हो तो तुरंत चले आओ। मैं आ रहा हूँ। जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत हो, उसे देखने के लिए तो मैं बेताब हुआ जा रहा हूँ। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। ये हादसा भी उस दिन हुए हादसे जैसा ही लगता है। लाश की हालत भी उस दिन की तरह खराब की हुई है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। अमित की बूढ़ी माँ को जब अमित की मौत की खबर दी जाती है तो उससे भी पुलिस को यही पता चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से बाहर गया था। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि वहाँ इस तरह से आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का फोन पर आने वाले कॉल से कोई कनेक्शन है। कुछ पता चला? दरोगा साहब, आप कुछ समझ रहे हो? मरने वाले दोनों आदमी थे और दोनों को ही कॉल आया था। हो ना हो, ये केसेस आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है, चलो मैं देखता हूँ। कुछ और पता चले तो बताना। अगले दिन प्रेम के टेलीफोन पर कोई कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद वो घर से निकलने लगता है कि तभी अचानक वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ है। ये जो आजकल यहाँ हो रहा है वैसे ही कॉल है। मैं नहीं जाऊंगा। किसकी कॉल थी? प्रीति, किसी का टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी का हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस हैं। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं। तो तुम वेट किसका कर रहे हो? चलो हम चलते हैं अभी। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो आजकल यहाँ क्या हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अम्मा को फोन कर पूछता हूँ। फोन करने पर प्रेम को पता चलता है कि उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो सोने चलते हैं। ये कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है। अच्छा हुआ मैं समझ गया और हम इसमें नहीं फंसे। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। उसके टेलीफोन पर फिर से घंटी बजती है। प्रेम की आंखें खुलती हैं। घंटी की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है। कुछ देर तक घंटी बजकर बंद हो जाती है। ताकि किसी का कॉल न आए, वो टेलीफोन का रिसीवर उठाकर साइड में रख देता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सा निकलने लगता है और उनके पास आकर रुक जाता है। किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर उन दोनों की आंखें खुल जाती हैं और उस धुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। बहुत होशियार समझता है तू खुद को। क्या लगा तुझे? तू नहीं आएगा तो बच जाएगा?
ज्यादा होशियार बन रहा था। अगर तू मेरे बुलाने पर आ जाता तो अकेला तू मरता, लेकिन अब तो तेरी बीवी, तेरा बच्चा सब मरेंगे। कितने दिनों से साहोपुर में ही हूँ और मैं अपनी भूख मिटा रही हूँ। ऐसे ही लड़कों को झूठे फोन कर अपने पास बुलाती हूँ, पर तू तो आया ही नहीं। चल, मैं आ गई, अब तू मरेगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल प्रेम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। प्लीज इन्हें छोड़ दो इन्हें। नहीं, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। भगवान के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम, मैंने भी तुम लोगों से ऐसे ही भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोग नहीं माने। याद करो। पूजा तुम? हाँ पूजा, वही पूजा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया करते थे। क्या बोलते थे? हमारा अकेलापन दूर कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती थी कि मुझे फोन मत किया करो। तुम लोगों से तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। वो दो तो मर गए, अब तेरा नंबर है। प्रीति चुड़ैल को रोकने के लिए उसके पास आती है। चुड़ैल प्रीति को जोर से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति मंदिर के पास गिरती है। इधर चुड़ैल प्रेम को पकड़े हुए है। तू तो गया अब। वैसे तो मैं सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बना रही हूँ, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हूँ तो फैमिली पार्टी ही कर लूँ। चुड़ैल प्रेम को मारने वाली ही होती है कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़क देती है। अरे ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर? अरे मैं जल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल जलने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रेम अपने किए पर शर्मिंदा था और प्रीति से वो अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगता है। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन फोन की घंटी बजती है। अगर अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो, अपनी रातों को रंगीन बनाना चाहते हो, तो चले आओ मेरे पास, चले आओ। दरवाजे की घंटी बजती है। रामदास दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ तो कौनू नहीं है, फिर बैल किसने बजाई? और ये फूलों गुलदस्ता किसका है? उठा के देखा थे। रामदास फूल का गुलदस्ता उठाते हैं और गुलदस्ता हाथ में लिए एक तरफ चलने लगते हैं। पीछे से उनकी बहू और पोता आवाज लगाता है। पापा जी कहाँ जा रहे हैं? दादू दादू रुकिए दादू। पर वो रुकते नहीं है और एक तरफ चलते ही जाते हैं। उनका बहू और पोता कुछ दूर उनके पीछे भागते हैं, पर उनका ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। माधोपुर गांव में ये घटना आज पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इस गांव में लगभग हर रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था। गांव के बुजुर्ग इसी तरह गायब होते जा रहे थे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, और अब गांव के लोग इस बात को समझ गए थे कि दरवाजे पर कोई एक गुलदस्ता आता है, और फिर बुजुर्ग व्यक्ति उस गुलदस्ते को जैसे ही उठाते हैं, वो उसके पीछे न जाने कहां चले जाते हैं। पर इस गुलदस्ते का राज क्या है, ये गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने तय किया है कि वो इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे। अबे कल हमारे चाचा को भी गुलदस्ता मिला, वो भी न जाने कहां चले गए बे। अब इसी तरह गांव बूढ़े लोग न जाने कहां गायब हो रहे बे। हमको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि आखिर ये सब के पीछे बात क्या है भैया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कुछ तो बात है, वरना इस तरह से इतने कम दिनों में हमारे गांव के इतने बुजुर्ग कहाँ चले गए। हम पता करके ही रहेंगे आखिर वजह क्या है। हम सबको चौकन्ना रहना होगा। हम एक काम करते हैं,
गांव में जो थोड़े बुजुर्ग बचे हैं उन्हें पंचायत भवन में ले आते हैं और फिर आसपास छिपकर हम देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गांव के बाकी लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं और सब अपने प्लान को पूरा करने में लग जाते हैं। गांव के बचे हुए बुजुर्ग पंचायत भवन में आ जाते हैं और बाकी सब लोग इधर उधर छिप कर देखते हैं कि अब होगा क्या। सुबह से शाम हो जाती है पर आज कोई गुलदस्ता नहीं आता है। तभी अंबरनाथ को प्यास लगती है और पानी पीने पंचायत भवन के सामने के नल पर वो आते हैं और वहां उन्हें एक गुलदस्ता दिखता है। गुलदस्ता उठाकर वो भी एक तरफ चलने लगते हैं। अबे वो देखो, अंबर काका कहीं जा रहे हैं, उनके हाथ में गुलदस्ता भी है। चलो सब तरफ से उनका पीछा करते हैं बे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ दूर जाकर सब जो देखते हैं उससे वो हैरान हो जाते हैं। अंबरनाथ जी एक पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं और फिर उस हवेली में जाकर वो गायब हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो हवेली खुद भी गायब हो जाती है। अरे ये कौन सी हवेली थी? कहाँ से आई और कहाँ चली गई? ये तो कुछ चक्कर लगता है। अब यहाँ कोई भूत भूत का चक्कर लग रहा है बे। अब इससे हमको बस एक ही आदमी बचा सकता है, दिव्य दृष्टि वाले बाबा। वो लोग दिव्य दृष्टि वाले बाबा के पास पहुंचते हैं। तुम्हें आता देख जान लिया है। हमने तुम्हारे आने का कारण। समस्या मुश्किल है पर हम करेंगे निवारण। वो एक चुड़ैल है जो जवान रहना चाहती है, इसीलिए 2 दिन बाद आने वाली अमावस्या को इन सभी बुजुर्गों की बलि देना चाहती है ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। बहुत ही खतरनाक है वो चुड़ैल, पर चिंता ना करो, हम हैं। हम करेंगे तुम्हारी परेशानी को दूर। चलो वहां चलो जहां तुम लोगों ने वो हवेली देखी थी। बाबा के साथ सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। अभी उस हवेली को यहां लाता हूं। मैं मंत्र पढ़ते हुए इस जादुई राख से यहाँ चारों तरफ घेरा बनाऊंगा। बाबा ऐसा ही करते हैं और एकदम धमाके से वहां हवेली आ जाती है और उस चुड़ैल की। बाबा क्यों लाया है तू इन लोगों को यहाँ? क्या करना है तुझे? मैं जानती हूँ कि तुझे मेरा मकसद पता है, फिर तू क्यों उसे पूरा नहीं होने दे रहा? मैं कह देती हूँ मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो बात सिर्फ इन बूढ़ों की है, पर अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा इस गांव में। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा तेरे साथ होगा। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा बाबा। ले ये ले संभल। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ अपनी शक्ति से वार करती है। बाबा बेहोश हो जाते हैं और फिर वो चुड़ैल और हवेली गायब हो जाती है। सब लोग बाबा को लेकर वहां से जाते हैं। बाबा को अगली शाम को होश आता है। चुड़ैल चुड़ैल छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं यहाँ कैसे आया? वो हवेली, वो चुड़ैल कहाँ गई? गांव वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। कोई बात नहीं, अगर कल वो चालाक चुड़ैल जीत गई तो क्या हुआ? आज तो उसे मरना ही होगा और किसी भी हालत में मुझे आज ये काम करना ही होगा, क्योंकि कल अमावस की रात है और जो भी करना है वो आज ही करना होगा।
बाबा गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और एक बार फिर से चुड़ैल को उसी तरह बुलाते हैं। तू नहीं मानेगा बाबा, कल तो तू सिर्फ बेहोश हुआ था, पर आज तुझे मरना ही होगा क्योंकि तू मेरे रास्ते में आ रहा है। मरूंगा मैं नहीं, मरेगी तू तो अब। बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल की तरफ एक चाकू फेंकते हैं। चुड़ैल चाकू को हाथ में ले लेती है और उसे हवा में घुमाकर गायब कर देती है। चुड़ैल अब बाबा की तरफ अपनी शक्ति से एक चाल फेंकती है जिसे बाबा अपनी शक्ति से काट देते हैं। लगता है तुझे मारने के लिए मुझे अपने सबसे ताकतवर अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक तलवार आ जाती है जिसे बाबा चुड़ैल की ओर फेंकते हैं और चुड़ैल मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही उस हवेली में से सारे बुजुर्ग भी बाहर आ जाते हैं। सब बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।